16 साल की उम्र में अनाथ आश्रम से मुझे निकाल दिया तो मैं बेसहारा सड़कों में यूं ही भटक रही थी। एक 70 साल का बूढ़ा आदमी मुझे अपने घर पर काम पर रख लिया। एक काली रात वह मेरे कमरे में आ गया और मुझे कुछ ऐसा करने को कहा कि डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मैंने भागने की कोशिश की तो एक 45 साल का आदमी भी अंदर आ गया और 2 घंटों तक मेरे साथ जो किया कि 24 घंटों में मेरी जिंदगी बदल गई। मेरा नाम खुशबू है, पर यह नाम किसने रखा यह मुझे पता नहीं, क्योंकि जन्म से ही मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। न माँ का पता है और न बाप का ठिकाना। आखिर मेरी पहचान क्या है मुझे भी नहीं मालूम, पर मैंने सोच लिया था अनाथ आश्रम से बाहर निकलते ही मैं अपने माता पिता की तलाश करूंगी। पर मुझे नहीं मालूम कि करोड़ों की भीड़ में मैं उन 2 अनजान लोगों की तलाश कैसे करूं। कहते हैं बच्चे की शकल माँ बाप से मिलती है, शायद मेरी शक्ल का मुझे कोई मिल जाए। कोई मुझे आखिर अनाथ आश्रम में छोड़कर क्यों चला गया? इस सवाल का जवाब मुझे काफी परेशान करता था। हमारे अनाथ आश्रम के बच्चों को 10वीं तक पढ़ाया जाता था और 16 साल होते न होते उन्हें अनाथ आश्रम से निकाल दिया जाता था ताकि छोटे बच्चों के लिए सीट खाली हो सके। 16 साल होने के बाद मुझे अपने दम पर खुद ही जीवन बिताना पड़ेगा और अगले महीने मेरा 16वां जन्मदिन है। अपना परिवार तो नहीं है, पर अनाथ आश्रम के बच्चे ही मेरे दोस्त है, मेरे परिवार है। मैंने सोचा कि इस आखिरी महीने में मैं उन सारी जानकारियों को हासिल कर लेती हूँ जिससे मैं अपने माता पिता तक पहुँच सकूँ। मैं अनाथ आश्रम के मालिक के पास पहुँची और कहा कि मैं यहाँ से निकलकर अपने माँ बाप की तलाश करना चाहती हूँ, तो अगर उनके पास मेरे परिवार के बारे में कोई भी जानकारी हो तो मुझे वो बता दे। उन्होंने कहा जो भी लोग अनाथ आश्रम में बच्चे छोड़ जाते हैं वह अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं। इसी वजह से हमारे पास बच्चों के माँ बाप की कोई भी जानकारी नहीं होती है। तुम जब 2 दिन की थी तो तुम्हें किसी ने हमारे गेट पर छोड़ दिया था। बस तुम्हारे गले पर एक लॉकेट थी जो उन्होंने मुझे दे दी, पर उसके अंदर कोई भी तस्वीर नहीं थी। उससे तो मेरे अपनों का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई थी कि यहाँ से निकलकर आखिर क्या काम करूँगी। मैं तो अभी से काम ढूंढने लगी थी, पर मुझे अब तक कोई काम नहीं मिल पाया था। 16वां जन्मदिन का केक काटने के बाद उस रात तो मैं अनाथ आश्रम में ही थी, लेकिन अगली सुबह ही मुझे वहाँ से जाना था। कुछ नए बच्चे आए हुए थे जिसे मेरा कमरा देना था। अगली सुबह मैं अपना सारा सामान समेटकर वहाँ से निकल गई। सारी जिंदगी लोगों के दिए हुए कपड़े पहनकर ही मेरा गुजारा चला। लोगों के डोनेशन से जो पैसे आते थे उसी से हमारा पेट भरता था, पर अब तो मुझे कुछ काम करने की जरूरत है। मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि अनाथ आश्रम में तो मैं सुरक्षित थी, पर बाहर की दुनिया इतनी सुरक्षित नहीं है। लड़कियों पर बुरी नजर डालने वाले बहुत गंदे आदमी दुनिया में घूमते फिरते हैं और मैं तो काफी हसीन और जवान हूँ। कहीं किसी की बुरी नजर मुझ पर पड़ गई तो क्या होगा? मैं शहर के मार्केट के पास गई और वहीं पर बैठी हुई थी कि कोई आए और मुझे किसी तरह का काम मिल जाए। तभी एक 70 साल का बूढ़ा बाजार में कुछ सामान लेने आया था। उस बूढ़े आदमी की नजर मुझ पर पड़ गई। वह मेरे पास आकर काफी हैरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगा, जैसे कि मुझे बरसों से जानता हो। मैंने कहा दादाजी क्या बात है, आपको कुछ मदद चाहिए क्या? यह कहते ही मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं यहाँ बेसहारा बैठी हूँ और मुझे पता नहीं कि रात कहाँ बिताऊंगी और मैं दूसरों की मदद करने की बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा कौन हो तुम और इस तरह से सामान लेकर यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? मैंने अपना पहचान और अनाथ आश्रम का नाम बताते हुए कहा कि मैं उस अनाथ आश्रम की लड़की हूँ और अब मैं वहाँ से निकलकर इस दुनिया में आ गई हूँ और काम ढूंढ रही हूँ। मैंने 10वीं तक की पढ़ाई की है। अगर मुझे कुछ काम मिल जाए तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी मेहनत करके गुजार लूंगी। वह बूढ़ा आदमी वही मेरे पास बैठ गया और उसके चेहरे में जो भाव थे वह मैं पढ़ नहीं पा रही थी। थोड़ा सा गुस्सा दिखा और पता नहीं क्या सोच रहा था और मन में क्या बड़बड़ा रहा था। करीब 10 मिनट तक वह मेरे पास बैठा रहा। फिर उसने कहा कि मैं अपने घर पर अकेला ही रहता हूँ और अब मेरी उम्र हो गई है, मुझे देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। मेरा परिवार दूसरे शहर में रहता है और मैं अपने पुश्तैनी घर अकेले ही संभाल रहा हूँ। मैं दिन भर काम करते हुए थक जाता हूँ और मैं कभी कभी बहुत बीमार पड़ जाता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर काम पर रख सकता हूँ। तुम्हें रहने
को छत और खाने को भी मिल जाएगा और तुम मेरे घर का सारा काम कर लेना। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हें ही डॉक्टर को भी बुलाना पड़ेगा, मेरी पूरी देखभाल करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें इस काम के 8,000 महीना दूंगा, साथ ही रहना और खाना कपड़े भी तुम्हें दिला दूंगा। अब बताओ, क्या तुम मेरे घर पर काम करोगी? मेरी तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई। दरअसल मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि रात कहाँ गुजारूं। एक अकेली जवान लड़की इस तरह खुले में रात बिताएगी तो मुसीबत में पड़ सकती है, और यह व्यक्ति जो मेरे दादाजी की उम्र के होंगे, उनकी देखभाल करना तो एक सेवा भी है। मैं काम के लिए हाँ कर दी। उन्होंने कहा, खुशबू बेटा अपना सामान उठा लो। मैंने अपना सामान उठाया और उनकी पुश्तैनी हवेली में आ गई। उनकी हवेली बहुत बड़ी थी, देखने से लग रहा था किसी जमाने में बहुत रईस होंगे, पर अब घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। शायद पैसों की कमी के कारण हवेली को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए थे। उन्होंने बताया कि मेरा नाम मोहनलाल है और मेरी पत्नी, बेटा और बेटी दूसरे शहर में रहते हैं। दरअसल मेरे घर वाले यह पुश्तैनी हवेली बेच देना चाहते हैं, पर यह मेरे माता पिता की निशानी है जिसे मैं बेचना नहीं चाहता। इसी वजह से मैं अपने परिवार से दूर यहाँ अकेला पड़ा हुआ हूँ। मैंने उस हवेली की जिम्मेदारी संभाल ली और मोहनलाल की भी। मैं उन्हें दादाजी कहकर ही पुकारा करती थी और वह भी मेरे साथ रहकर काफी खुश थे। मैं उन्हें अपने अनाथ आश्रम के बारे में बताया करती थी, पर ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता कि मोहनलाल मेरी तरफ अजीब निगाहों से घूरते हैं। जब वह मेरी तरफ ऐसे देखते तो मन ही मन पता नहीं क्या सोचते रहते और उनके चेहरे का भाव बदलता रहता था। 1 महीना तो सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि मैं उस पर बहती चली गई। मेरा सपना था कि मैं अपने माँ बाबा को ढूंढूं, जिसके लिए मेरे पास बस एक ही लॉकेट था। उसी लॉकेट के जरिए उन तक पहुंचना तो बिल्कुल ही नामुमकिन था, लेकिन फिर भी मुझे मोहनलाल पर अब धीरे धीरे भरोसा होने लगा था और वह दादाजी से मेरे दोस्त बन गए थे। और फिर मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मैंने अपने माँ बाप तक पहुँचने के लिए मोहनलाल की मदद लेनी चाहिए। मैंने उनको बताया कि दादाजी, मैं अपने माँ बाप का पता लगाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हें उनका नाम पता है या फिर उनकी कोई तस्वीर है? मैंने कहा, नहीं, मेरे पास बस एक लॉकेट है जिसके जरिए मुझे उन तक पहुँचना है। जब मैं उनको वह लॉकेट दिखाई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह उसे देखते ही रह गए, जैसे कि मानो भूत देख लिया हो। उन्हें तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने यह लॉकेट पहले भी देखी है। मुझे यकीन था कि मोहनलाल मेरे माता पिता को जानते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या यह लॉकेट आपने पहले भी देखी है, पर उनके चेहरे का भाव बदल गया और कहा नहीं। उन्होंने वह लॉकेट अपने पास रख ली और कहा कि यह मेरे पास रहने दो, मैं शहर के बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, मैं इसके बारे में पता लगवाऊंगा। मैं अपने माता पिता की आखिरी निशानी उनको नहीं देना चाहती थी, पर उस लॉकेट के जरिए मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं उनको ढूंढ निकालूं। मोहनलाल पर भरोसा करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मोहनलाल उसी दिन अपना सामान बांधकर कहीं जाने लगा। मैं काफी डर गई। मैंने कहा, आप मुझे छोड़कर कहीं जा रहे हो क्या? इस पर उन्होंने कहा, तुम घबराओ मत, मैं 2 दिनों के अंदर आ जाऊंगा। तुम्हारे लिए खाने पीने का सारा इंतजाम कर रखा है। मैं घर को बाहर से ताला लगाकर जाऊंगा ताकि घर के अंदर कोई भी आ न सके। यह सुनकर तो मैं और डर गई। वह मुझे इस घर में लॉक करके जाना चाहते हैं और उन्होंने ऐसा ही किया। मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अगर घर पर आग लग गई तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी और जलकर यही मर जाऊंगी। आखिर मोहनलाल ने मुझे बाहर से लॉक करके किस लिए गया? ताकि मैं घर के बाहर नहीं भाग पाऊं। वह मेरे माँ बाप के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानता होगा। उनकी गैर मौजूदगी में मैं उनके कमरे में गई और अपना वह लॉकेट ढूंढने लगी, पर मुझे वह कहीं भी नहीं मिला। रात के वक्त उस पुरानी हवेली में अजीब अजीब आवाज आ रही थी, जिसकी आवाज से मेरा दिल दहल उठता। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं इस घर की पूरी अच्छे से तलाशी लूंगी, क्योंकि मुझे मोहनलाल पर शक हो रहा था। तो मैं घर की अच्छे से तलाशी लेने लगी, सामान को देखने लगी कि कोई भी ऐसा सामान मिल जाए जिससे मुझे अपनी माँ बाबा के बारे में पता लगे। सामान ढूंढते ढूंढते मुझे एक फैमिली एल्बम मिला। वह मोहनलाल के परिवार का फैमिली एल्बम था। उसे मैंने देखा, पर मुझे उसे देखकर कुछ समझ नहीं आया। उसमें उनकी पत्नी, बेटा और बेटी की तस्वीर थी। 2 दिन बाद जब मोहनलाल घर पर आए, मैं 2 दिनों तक घर पर कैद थी। तो जैसे ही वह आए तो मैं उनके साथ बाहर निकली और बाजार से सब्जियां और सामान लेकर घर आई। खुले
खुली हवा में मैं अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही थी। उसी रात किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। रात के 2 बज रहे थे। मैं काफ़ी घबरा गई कि इतनी रात को आखिर कौन है दरवाजे के बाहर। मैंने पूछा तो मोहनलाल ने आवाज़ दी कि मैं हूँ बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। यह सुनते ही मैंने दरवाज़ा खोल दिया क्योंकि उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। दरवाज़ा खोलते ही वह अंदर आ गए। उनके हाथ में एक लाठी थी। उन्होंने मुझे पकड़ा और जोर से धक्का मारा। मैं बिस्तर पर गिर पड़ी। इतने अचानक उन्होंने मुझे धक्का मारा कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। उनके चेहरे का भाव फिर से बदल चुके थे। वह मुझे कुछ पूछे जा रहे थे। मेरी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उन्होंने अपनी लाठी को मेरे पेट पर रखा हुआ था। मेरे सोचने समझने की शक्ति अब चली गई थी। आखिर यह सब हो क्या रहा है मेरे साथ? दादाजी का इस तरह का बर्ताव और यह रूप पहले मैंने कभी नहीं देखा था। आखिर इस हवेली में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है? वह मेरे समझ से परे था। कुछ ही देर में कमरे में एक दूसरा आदमी आया। उनकी उम्र करीब 45 साल की तो होगी और उन्होंने 2 घंटे तक मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं उसे अपने होशो हवास खो बैठी और मेरी चीखें कमरे में गूंजने लगी। अनाथ आश्रम से निकलने के बाद यह मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात थी क्योंकि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 घंटे बाद वह दोनों कमरे से चले गए। मैंने एक चादर ली और किसी तरीके से अपने शरीर को ढांका और दौड़ते हुए इस घर से निकल गई। मैं पागलों की तरह दौड़ती जा रही थी। काफी दूर आ जाने के बाद मुझे एक पार्क नजर आई। मेरी सांस फूलने लगी थी। मैं जाकर पार्क में बैठ गई और थर थर कांपने लगी। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। आधा घंटा वहां बैठने के बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे अनाथ आश्रम वापस जाना चाहिए। तो मैं वहां चली गई और अनाथ आश्रम के मालिक के कमरे में छुप गई। मालिक सो रहे थे। सुबह उठकर वह तैयार होकर अपने काम के लिए निकल गए तो मैं बाहर निकली और उनके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मैं पागलों की तरह उनका सामान बिखेरने लगी और कुछ ढूंढने लगी। मुझे नहीं पता इतने सालों बाद उनके कमरे में मुझे कुछ सामान मिलेगा भी या नहीं, पर मैं ऐसे काम में लगी हुई थी क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं तो क्या करूं। मैं बिल्कुल पागल हो चुकी थी। तभी उनके कमरे में एक अटैची मिली। जब मैं उसे खोला तो उसके अंदर कुछ ऐसा सामान मिला जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि आखिर यह सामान है क्या। वहाँ रखी लैंडलाइन से मैंने एक फ़ोन नंबर मिलाई। करीब दोपहर को मालिक जब अपने कमरे में आए तो अपने कमरे का सामान बिखरा हुआ देखकर वह काफ़ी घबरा गए और इधर उधर देखने लगे कि आखिर उनके कमरे का यह हाल किसने कर दिया। फौरन भी वो अपना बक्सा खोले तो बहुत ही गुस्से में आ गए और चीखने लगे, कौन आया है यहाँ पर? तभी मैं उनके सामने आ गई। मुझे देखकर तो मानो उन्हें सांप सूंघ गया। बिना हिले डुले मुझे हैरत भरी निगाहों से देखने लगे और हकलाते हुए कहा, तत तुम यहाँ? मैं मुस्कुराई और पीछे खड़ी पुलिस भी सामने आ गई। पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जा रही थी और उनके बक्से में जो कुछ भी था वह पुलिस अपने कब्जे में ले लिया था। एक लेडी पुलिस ऑफिसर ने मेरा धन्यवाद किया और वह लोग वहाँ से चले गए और मैं वहीं पर खड़ी रह गई, अकेली, अनाथ, बेसहारा। अब तो ना मेरे पास रहने के लिए घर बचा है और ना ही कोई काम। मैं वहाँ से निकल गई और एक बार फिर सड़कों में भटकने लगी। तभी पीछे से एक लाल कार आई। लाल कार मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और वहाँ से एक औरत निकली और मुझे पकड़कर कार में बैठाया और अपने साथ ले गई। उस औरत की शक्ल काफ़ी हद तक मुझसे मिलती जुलती थी। करीब 35 साल की होगी। क्या यह औरत मेरी माँ है? बस इस वजह से कि इसकी शक्ल मुझसे मिलती है मैंने उस पर भरोसा कर लिया था और उसके साथ कार पर बैठ गई थी। साथ ही मेरे पास रहने को कोई भी जगह नहीं बच गई थी। वह मुझे एक घर पर लेकर आई, मुझे एक कमरे में लेकर गई और कुछ कपड़े पहनने को दिए। मैं नहाकर वह कपड़ा पहन ली। मैं डर के मारे कांप रही थी। उस औरत ने रास्ते भर मुझसे कोई भी बात नहीं की। शाम को मैं उसके पास गई और पूछी कि आप कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? क्या आप मेरी माँ हो? जब हम अनाथ होते हैं तो हम रिश्ते नाते आसपास ढूंढने लगते हैं। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैं काफ़ी हैरत भरी निगाहों से उसे देखा और पूछा, फिर हमारी शक्ल इतनी मिलती कैसे है? उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ मेरी दीदी थी और मैं तुम्हारी मासी हूँ। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। कम से कम मेरा कोई रिश्तेदार तो मिला। मैंने उनसे पूछा, मेरी माँ कहाँ है? उन्होंने जो कहा यह सुनकर तो मेरी रूह कांप उठी। उन्होंने कहा, तुम्हारी
तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, उनका कत्ल कर दिया गया है। आखिर किसने मेरी माँ का कत्ल किया होगा? मैंने कहा, मैं कल रात से बहुत परेशान हूँ, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। और उन्होंने जो कुछ भी बताया वह सुनकर मेरा दिल दहल उठा। उन्होंने बताया कि मेरी माँ एक बार डांसर थी, वह मुंबई में रहती थी और एक बार में काम करती थी। वहीं पर तुम्हारे पिता से उनकी मुलाकात हुई, तुम्हारे पिता उनके प्यार में पड़ गए और वह प्यार इतना गहरा हो गया कि वह उनसे शादी करना चाहते थे। पर जब अपने घर वालों को यह बात बताई तो घर वालों ने एक बार डांसर को बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया। पर तुम्हारे पिता ने तुम्हारे माँ के साथ रिश्ता बना लिया और वह गर्भवती हो गई। मजबूरन तुम्हारे पिता उनको अपने पुश्तैनी हवेली पर लेकर आए। हालांकि तुम्हारे दादाजी को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, पर तुम्हारे पिता ने उनकी हिफाजत की। लेकिन तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारी माँ को पता चला कि तुम्हारे दादाजी तुम्हें और उन्हें जान से मार देने की योजना बना रहे हैं। तुम्हारी माँ ने उस घर से एक नौलखा हार चुराकर और तुम्हें गोद में उठाकर वहाँ से भाग गई। उन्होंने तुम्हें अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़ दिया और वह हार भी तुम्हारे साथ ही रहने दिया और अपना एक लॉकेट भी। उसके बाद वह मेरे घर चली आई। मैं काम करने घर से बाहर निकली हुई थी। जब मैं घर वापस आई तो तुम्हारी माँ का कत्ल हो चुका था और मेरे घर का पूरा सामान उलट पुलट करके रखा हुआ था। मैं पुलिस बुलाई और तुम्हारे पापा और दादाजी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, पर पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और वह आजाद घूमने फिरने लगे। तुम्हारे पिता ने दोबारा कभी शादी नहीं की और अपनी माँ और बहन के साथ दूसरे शहर चले गए। मोहनलाल तुम्हारे दादा हैं। अब मैंने कहा जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था कि मोहनलाल और मेरे पिता ने मुझ पर दबाव डाला कि वह नौलखा हार मैं उन्हें वापस कर दूं, पर मेरे पास वह हार नहीं है। मुझे अपने अनाथ आश्रम के मालिक के ऊपर शक हुआ तो मैं उनके घर गई और उनके घर की पूरी तलाशी ली, पर मुझे वह हार कहीं नहीं मिला। जब मैंने बक्सा खोला तो मुझे उनमें ढेर सारे ड्रग्स मिले और मैं पुलिस बुलाकर सारी खबर पुलिस को दे दी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तभी घर पर कोई आया और मेरी मौसी मुझे अपने कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में चली गई, पर चुपके से उन लोगों की बातें सुनने लगी। मैंने जो सुना मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह एक दलाल था जिससे मेरी मौसी पैसे लेकर मुझे बेच रही थी। मेरी मौसी ने भी मेरे साथ धोखा किया। यह सोचकर मैं परेशान हो गई कि आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा। मैं चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली और पिछले दरवाजे से निकलकर सड़कों में फिर से भागने लगी। भागते भागते मैं एक कार से टकराई। जब मैंने देखा वह कार किसकी है तो मेरी रूह फिर से कांप उठी। उसमें मेरे पिता थे। वह मेरे पास आए और कहे, तुम यहाँ जल्दी से बैठ जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। मेरी जान किस खतरे में है? कभी मेरी मौसी मुझे बेचने की कोशिश करती है, कभी मेरे पिता और दादाजी मुझे धमकाते हैं। आखिर मेरा असली दुश्मन है कौन? जब मैं बैठने से इनकार कर दिया तो वह हाथ पकड़कर मुझे घसीटकर गाड़ी में बैठा दिया और दरवाजा लॉक कर दिया और वह मुझे उस हवेली में लेकर गए। उन्होंने कहा कि मुझे अब सब कुछ पता चल चुका है। जब अनाथ आश्रम के मालिक गिरफ्तार हुए तो मैंने सब खबर ली। दरअसल वह तुम्हारी मौसी के पति हैं। जब तुम्हारी माँ हमारे घर से भागकर उनके पास मदद के लिए गई थी तो उन लोगों ने मिलकर तुम्हारी माँ का कत्ल करके वह नौलखा हार ले लिया और तुम्हें अनाथ आश्रम भेज दिया। हार को बेचकर ही अनाथ आश्रम के मालिक ड्रग्स का धंधा करते थे। अनाथ आश्रम के पीछे उनकी इतना बड़ा काला कारोबार चल रहा था और पुलिस को कभी भी शक नहीं हुआ क्योंकि वह नेक काम कर रहे थे और बच्चों को सहारा दे रहे थे। लेकिन जैसे ही तुम्हारे मालिक तुम्हारी वजह से गिरफ्तार हो गए तो तुम्हारी मौसी आई और तुम्हारा सौदा करने की कोशिश की। तुम्हारी मौसी भी अब गिरफ्तार हो चुकी है और तुम्हारी माँ की कत्ल की वारदात भी पुलिस की तहकीकात करेगी। तुम्हारी दादाजी ने कभी भी तुम्हारी माँ को और तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी। कुछ पैसे देकर तुम्हारी माँ और तुम्हें घर से निकालने वाले थे। इससे पहले कि वह कुछ करते तुम्हारी माँ वह हार चुराकर वहाँ से भाग गई। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की और पापा से नाराज भी था। तुम कभी नहीं मिली, लेकिन वह लॉकेट देखकर मेरे पिता को शक हुआ कि तुम उनकी पोती हो। उस रात हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, बस वह हार मेरे पिता के लिए बहुत खास थी क्योंकि वह उनकी माँ की थी। इसी वजह से वह तुम्हें अपनाने से पहले वह हार के बारे में पता लगाना चाहते थे। और आज से मैं और मेरे घर वाले सब तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएंगे। हमारे घर के सारे लोग वापस आ रहे हैं और तुम आज से घर की बेटी बनकर ही रहोगी
और इस तरह से मुझे अनाथ को अपना परिवार मिल गया। इस बात का दुख तो है कि मुझे मेरी माँ नहीं मिल पाई, लेकिन घर के बाकी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरी मौसी और अनाथ आश्रम के मालिक आज अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। उन्होंने मेरी माँ का कत्ल का जुर्म भी स्वीकार कर लिया। यही थी मेरी 24 घंटे की कहानी जो मेरी ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।